हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करने चल रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट किस ईयर में बना। ठीक। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत कितने मिनिमम मेंबर की नीड्स पड़ती है। ठीक, ये आपके दो क्वेश्चंस हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो आप आज का हमारा टॉपिक है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, मीन्स साझेदारी। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो हमने जो अकाउंट्स का सेक्शन पढ़ाया है उसमें भी पार्टनरशिप के बारे में हम आपको बताए थे। काफ़ी कुछ वहाँ से आपका को रिलेट करेगा। वहाँ पे हम जो आपको पार्टनरशिप के बारे में बताए हैं अकाउंट, वहाँ हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को डील किया है, मीन्स पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है। यहाँ पे हम पार्टनरशिप के थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक, तो अगर बात करें पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो ये याद रखिएगा, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसकी डेफिनेशन दी गई। क्या है? पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट of business carried by all or any of them carrying for all। मीन्स साझेदारी क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की हम बात करें कि उनके बीच का एक संबंध है कि कैसा कि जो कि सब लोग सहमति देते हैं कि वो लोग एक ऐसा बिजनेस करेंगे जो सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के लिए किया जाने वाला बिजनेस है, और जो भी उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको सब लोग आपस में बांट लेंगे। ठीक, अगर इसके फीचर्स पे हम बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा कि पार्टनरशिप में क्या होता है। मिनिमम आपके 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम की हम बात करें तो पार्टनरशिप का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात होती है, कंपनीज एक्ट 1956 में बताया गया था कि जो पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है वहाँ पे बताया गया था बैंकिंग बिजनेस के केस में 10 मेंबर्स की मैक्सिमम जरूरत होती है और जनरल बिजनेस में आपका 20 होगा। ठीक, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है क्योंकि आपको भी पता होगा कंपनीज एक्ट क्या हुआ, अमेंड हो चुका है। अब 2013 चल रहा है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, पार्टनर जो मैक्सिमम नंबर की बात है वो 100 मेंबर्स की बात करता है। ठीक है, और यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि एक किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यहाँ बैंकिंग या जनरल बिजनेस का बाइफर्केशन नहीं किया गया है। ठीक, फिर दूसरी बात है कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप मीन्स जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो होता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मीन्स पहले हम ऑफर करते हैं किसी को भी पार्टनर बनने का और वो एक्सेप्टेंस अपना देगा तब जाके वो पार्टनर बनता है। ठीक, फिर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम, कि जो पार्टनर साझेदारी का व्यवसाय होता है वो सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। ठीक, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट लेंगे। अब देखिए, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो साथ ही साथ आपसे याद रखिएगा लॉस भी शेयर हो जाता है, कि जहाँ पे प्रॉफिट की बात होगी वहाँ लॉस भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व होते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ मीन्स यहाँ पे जो साझेदारी चलती है कि एक दूसरे के विश्वास पे चलता है। ठीक, कि प्रिंसिपल्स एंड एजेंट रिलेशनशिप, कि जो यहाँ पे साझेदारी है कि मीन्स जो कह सकते हैं कि हमारे साझेदार होते हैं सब एक दूसरे के लिए कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स का भी काम करते हैं और एक दूसरे के लिए एजेंट भी, दोनों एक ही साथ चलते हैं। ठीक, कि फिर बात करें कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, कि कहने का मतलब कोई भी पार्टनर्स अपना शेयर किसी दूसरे पार्टनर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल नॉट नेसेसरी। अब देखिए, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में आपको पार्टनर्स बनने के लिए जरूरी है कि आप कैपिटल लगाओ, मीन्स पूंजी ले जाओ, तभी आप साझेदार बन सकते हो। अभी हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर फर्म एंड पार्टनर्स नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पार्टनर्स है वो फर्म की वजह से है और फर्म जो है वो पार्टनर्स की वजह से है। दोनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं करेंगे। अगर पार्टनर्स को अलग कर दिया गया तो फर्म नहीं बचेगी और फर्म को अलग कर दिया जाए तो पार्टनर्स नहीं बचेंगे। फिर बात आता है एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो इसकी बात में देखिए, इजी इस्टेब्लिशमेंट मीन्स रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका क्या है कि वॉलंटरी है। आगे हम बात करेंगे और हम बोले कि आपको अकाउंट्स वाले सेक्शन में भी बताए थे कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन। तो आपको एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन की जो बात है किस सेक्शन में किया गया है। ये अकाउंट्स के टॉपिक में हम पढ़ा चुके हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अब बात करते हैं मोर कैपिटल एंड क्रेडिट। अब देखिए कि यहाँ पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 और मोर पर्सन की जब बात आती है, मीन्स अगर हम कंपेयर करें सोल ट्रेड से, एकाकी व्यवसाय से, तो यहाँ पे उसके कंपेरिजन में कैपिटल अधिक
मिल जाती है, और साथ ही साथ हमें लोन्स वगैरह भी ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स हैं वो सोल ट्रेड के कंपेरिजन में अधिक है। मीन्स एक सोल ट्रेड में अकेला व्यक्ति होता है तो उसके पास कैपिटल की लिमिटेशन होती है, लेकिन पार्टनरशिप में 2% मिनिमम या हमका मैक्सिमम 100% है, तो यहाँ पे क्या है कि कैपिटल अधिक हो जाती है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एबिलिटी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कई लोग जब मिलते हैं तो उनका जो व्यवसाय करने का योग्यता होती है वो भी बढ़ जाता है, कि सबका अपना अपना एक कह सकते हैं कि यूनिक क्वालिटी होता है, तो और सारे लोग के जब क्वालिटीज़ को मिला दिया जाता है तो वहाँ एक नई चीज़ों का निर्माण कर सकते होता है, या एक हम कहें कि नया एफर्ट लगाया जा सकता है। फिर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिसीजन वगैरह जो होता है वो बहुत आसानी से लिया जा सकता है, क्योंकि कई लोग जब मिलकर कोई भी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय अच्छा आता है। ये आगे चलकर इसका डिमेरिट्स भी बनता है, बात करेंगे उस पर। फिर डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन इसलिए बात आ रही है बेटा कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबको पता है कि अगर वो बिजनेस अच्छे से करेंगे तो उनको क्या होगा, प्रॉफिट का एलिमेंट मिलने वाला है, तो उस प्रॉफिट की वजह से क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और काम को अच्छे से करते हैं। सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे माइनॉरिटी की बात जो आ रही है कि जो हमारे माइनर होते हैं कि वो भी पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन उनको कुछ केस बताया गया है कि हाँ किस केस में बन सकता है, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं कि कैसे होता है कि मीन्स उनके ऊपर क्या होता है कि लायबिलिटी कभी नहीं आती माइनर्स के ऊपर, और वो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उसी केस में वो माइनर क्या होता है, पार्टनर्स बन सकता है। ठीक। सोशल एडवांटेजेस कि अब बात करें कि मतलब इसका सामाजिक भी फायदे हैं कि बिजनेस ग्रोथ करता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ये सब चीज़ें। फिर पर्सनल सुपरविजन एंड टच, और जो पार्टनर्स होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे से या कस्टमर से उनका एक आपसी संबंध बना रहता है, कि और एक दूसरे जो कह सकते हैं कि कस्टमर की नीड्स वगैरह होती है वो जानते रहते हैं। ठीक है। फिर बात करें डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला यहाँ पे जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड लिमिटेड कैपिटल। अब देखिए ऊपर आपको कैपिटल के बारे में बताया था कि मीन्स इसका एडवांटेज, यहाँ पे जब लिमिटेड कैपिटल मीन्स यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डिमेरिट्स में इस पॉइंट को ला रहा है, तो इसके पीछे का जो रीज़न है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज़ की अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है असीमित होती है, कि मीन्स इन केस ऑफ लॉस ऑफ फर्म कि जो भी डेब्ट्स वगैरह होंगे वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से भी लिए जा सकते हैं। और लिमिटेड कैपिटल की बात है कि हम कहते हैं चलो ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं कि 100 हैं, तो 100 लोगों के पास भी जब कैपिटल की लिमिटेशन एक पॉइंट पे आकर रुकेगी, ऐसा नहीं कि उनके पास असीमित पैसा हो जाएगा कि अनलिमिटेड वो पैसा ला सकते हैं कहीं से भी, ऐसा नहीं है, कि उनका भी एक लिमिटेशन होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बोला गया कि ये इसका डिमेरिट्स है। फिर लिमिटेशन रिगार्डिंग मैनेजमेंट। अब फिर वही बात आती है कि हम कहते हैं कि चलो ठीक है लोगों के अंदर क्वालिटीज़ होंगी, मीन्स मैनेजरियल स्किल होगी, लेकिन जब हमारा लिमिटेशन आ गया मीन्स मैक्सिमम नंबर पे, तो जब सब लोग मिलके भी कर रहे हैं तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जाकर एक पॉइंट पे आकर जो क्वालिटीज़ हैं वो स्टॉप होंगी। मीन्स ऐसा नहीं कि उनके अंदर अनलिमिटेड क्वालिटीज़ हो जाएगी कि हाँ जो चाहें जैसे चाहें हर चीज़ में वो एक्सपर्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। फिर म्यूचुअल फ्रैक्शन एंड लैक ऑफ स्टेबिलिटी, फिर म्यूचुअल फ्रिक्सेशन एंड लैक ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में क्या होता है कि मनमुटाव होता है कि या आपसी रंजिश हो जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि फर्म जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। ठीक। फिर लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन। सेंट्रलाइज ऑपरेशन मतलब कि केंद्रीकरण, मीन्स इसका जो कह सकते हैं कि आप कार्य करने का सही है कि एक जगह से जरूर नहीं कि हो जाए, क्योंकि सब जितने भी पार्टनर हैं वो हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग चाहता है कि काम हो, तो कोई एक कह सकते हैं कि कंसेंट बन पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अनसुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस, कि अगर आप बहुत बड़े कर सकते हैं स्तर पे व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सूटेबल फॉर नहीं है। ठीक। लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कमी, कि अब पार्टनर्स होते हैं जो भी साझेदार रहते हैं, कई बार उनके अंदर अगर मनमुटाव की बातें आई या कुछ भी कह सकते हैं कि उनकी गलत नीयत हो जाती है, तो वहाँ पे कह सकते हैं डिमेरिट्स होने लगता है या डिफ़िकल्टीज होने लगती है उस फर्म को चला पाना। फिर डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कि जैसा कि हम बताएं कि कोई भी पार्टनर्स अपना शेयर किसी दूसरे पार्टनर्स को या किसी और पार्टीज को नहीं वो ट्रांसफ़र कर पाता है। फिर लैक ऑफ सेक्रेसी की बात करते हैं, मीन्स हम कहें गुप्तता की बात, कि कल को देखिए कि अगर कोई पार्टनर क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर चला जाता है, तो देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि सभी पार्टनर मिलकर भी बिजनेस करते हैं। अगर ऐसे केस में कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर गया तो वो सारी चीज़ों को सीक्रेट बातों को जानता होगा, और वहाँ पे क्या होगा कि फर्म कल को डिफिकल्टीज में जा सकती है, मीन्स वो फर्म के अगेंस्ट में कोई नया बिजनेस कर ले या कुछ भी कर सकता है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि वो फर्म का जो इंटरनल मैटर है वो सब
सब कुछ जानता रहता है तो उस फर्म के वो कंपटीशन क्रिएट कर सकता है, मीन्स उसके अगेंस्ट में आकर बिजनेस कर सकता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप कि हम बात करें कि साझेदारी कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला जो है आपका पार्टनरशिप एट विल। यहाँ पे जो एट विल की मतलब है कि इच्छा पे, इस सेक्शन 7 में बताया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रिगार्ड टू डिसोल्यूशन देन एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व पार्टनरशिप बाय नोटिस इन पार्टनरशिप एट विल। मीन्स यहाँ पे वो आप कह सकते हो कि साझेदारी के समापन का कि कोई भी पहले से पूर्व आप कह सकते हैं कि जानकारी नहीं दी जाएगी, और जब भी उनकी इच्छा होगी वो एक नोटिस देकर मीन्स एक जानकारी देकर कभी भी उस पार्टनर साझेदारी को खत्म कर सकते हैं। ठीक, फिर दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सेक्शन 8 में ये बात बताई गई है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स एक निश्चित उद्देश्य की बात कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस और कंप्लीटेशन ऑफ सच बिजनेस पार्टनरशिप डिसॉल्व। कि मीन्स आप कोई एक टारगेट लेकर चलिए कि जैसे आपको हम बताएं कि संयुक्त साहस भी आप देख सकते हैं कि एक तरीके का क्या है कि एक टारगेट ओरिएंटेड पार्टनरशिप है। मीन्स आप कोई भी ऐसे साझेदारी करिए कि जहाँ पे ये चीज़ आप डिसाइड कर लीजिए कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा या एक टाइम आ गया, उस टाइम के दौरान में दोनों में से जो भी होता है वो कंप्लीट होगा, आपका साझेदारी समापन हो जाएगा। ठीक, फिर लीगल पार्टनरशिप, वैधानिक जिसको बोल सकते हैं, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। मीन्स जब हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के उसके अकॉर्डिंग काम करें वो। फिर इलीगल पार्टनरशिप अगेंस्ट द लॉ ऑफ पार्टनरशिप एज नो ऑफ मेंबर्स। मीन्स हम बात करें कि इलीगल पार्टनरशिप का हो सकता है कि जब हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट में बातें की गई हैं उसके अगेंस्ट में जाके कोई काम हो। मीन्स जहाँ पे मिनिमम मेंबर की बात हो रही है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो, या मैक्सिमम मेंबर का जो रूल है उसको वायलेशन कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि वो इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगा। फिर फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप कि कोई एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, हम कहें कि 1 साल के लिए या एक कहें कि 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, किसी एक निश्चित समय के लिए जो पार्टनरशिप की जाती है वो क्या होगा, फिक्स्ड पार्टनरशिप। फिर नॉन फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप, अगर हम बात करें नो फिक्स पीरियड इन सर्टेन पार्टनरशिप कैन डिसॉल्व ओनली एनी रीजन दैट इज डेथ, रिटायरमेंट और फर्म डिसोल्यूशन। कहने का मतलब कि जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो जहाँ पे आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है और फर्म तभी समाप्त होगी या पार्टनरशिप का है कि अगर कोई डेथ कर जाए या रिटायर, कोई पार्टनर्स रिटायर हो जाए, ठीक है, या फर्म क्या किया जाए, समापन हो जाए फर्म का, तो ऐसे फर्म को क्या होता है, नॉन फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप regulate and control under the Indian Partnership Act 1932 and there is unlimited liability. This is also famous in India. It means normally जो हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में उसको हम ऑर्डिनरी पार्टनरशिप कहते हैं कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चल रही है और जहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होने वाली है। फिर लिमिटेड पार्टनरशिप, द लाइबिलिटी ऑफ सम मेंबर्स आर लिमिटेड एंड देयर राइट्स आर सो लिमिटेड एज पर civil law while the liability of other persons are limited. This is not famous in India. कहने का मतलब कि लिमिटेड पार्टनरशिप में कि जो पार्टनर्स हमारे होते हैं कि कुछ पार्टनर्स का जो दायित्व है वो सीमित रहेगा, कुछ पार्टनर्स के दायित्व जो रहेंगे वो असीमित रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स, तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप्स ऑफ मेंबर आर देयर, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मीन्स जो लिमिटेड पार्टनरशिप है यहाँ पे 2 तरीके के मेंबर हैं कि कुछ लोगों का दायित्व आपका जो होगा सीमित होगा, कुछ लोगों का असीमित। मिनिमम 1 ऑर्डिनरी पार्टनर इज कंपल्सरी। मीन्स जो आप कहें कि ऑर्डिनरी पार्टनर की जो समान है जिनका दायित्व असीमित होगा, ऐसे कम से कम आपके एक पार्टनर तो होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी का जो लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड कर दिया जाए। ठीक, अब आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। पहली चीज की जो रजिस्ट्रेशन है कंपल्सरी, इसका फुल्ली पेड अप कैपिटल। मीन्स यहाँ पे जो सभी को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा। फिर लिमिटेड पार्टनर्स एक्ट एज इनएक्टिव पार्टनर। कह सकते हैं कि जो हमारा कि सीमित दायित्व वाला पार्टनर है वो भी क्या करेगा कि अपना एक्टिवनेस पार्टिसिपेशन दिखाएगा पार्टनरशिप में। फिर 1 कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स लिमिटेड पार्टनर्स कैन ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट। बात कर रहा है कि मीन्स अगर यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप में कि बाकी पार्टनर्स के सहमति पे, ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, मीन्स सबकी सहमति पे कि कोई एक पार्टनर अपना जो शेयर है वो ट्रांसफर कर सकता है। मोर कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लिमिटेड पार्टनर्स, जो सीमित पार्टनर है कि जिसकी लाइबिलिटीज हम कर रहे हैं कि वो लिमिटेड है, उसके द्वारा अधिक कैपिटल लाने की जरूरत पड़ती है। फिर कैन नॉट बाउंड द फर्म्स बाय देयर वर्क,
और वो जो लिमिटेड पार्टनर है वो फर्म को अपने कार्यों के द्वारा या अपने किसी भी कृत्य के द्वारा लायबल नहीं ठहरा सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, मीन्स साझेदार के प्रकार। अभी हमने देखा कि साझेदारी क्या, अब यहाँ पे हम साझेदार की बात कर रहे हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, मीन्स दायित्व के आधार पे। जनरल पार्टनर, जनरली द लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, मीन्स जहाँ पे सभी साझेदारों के दायित्व असीमित हो उसको हम जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं, सॉरी जनरल पार्टनर बोलते हैं। लिमिटेड पार्टनर्स, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर्स। जैसे अभी आपको अभी हम ऊपर बताएं कि लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, तो मीन्स जहाँ पे दायित्व है साझेदार का वो क्या हो कि उसका सीमित दायित्व वाला हो तो उसको लिमिटेड पार्टनर्स हम बोलते हैं। फिर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तो एक्टिव पार्टनर्स, मीन्स परफॉर्मेंस की जो एक्टिविटीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि वो फर्म में कैसे कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों के आधार पे। तो एक्टिव पार्टनर इज टेक पार्ट इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड इज एजेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, मीन्स ऐसा साझेदार कि जो आप कह सकते हो उस पार्टनरशिप फर्म का सारी एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सारा देखभाल कर रहा है, तो उसको क्या कह सकते हैं कि एक्टिव पार्टनर बोला जाता है और वो सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम करता है। ठीक, इन एक्टिव पार्टनर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस बट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर पार्टनर्स, मीन्स ऐसे पार्टनर जो क्या कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मीन्स उनके कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन उनके द्वारा पूंजी लाई जाती है और बाकी पार्टनर्स के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा सकते हैं। ठीक, फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस एंड राइट्स, हम बात करें संबंधों या अधिकारों के आधार पे कि पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मीन्स पार्ट इन प्रॉफिट नॉट इन लॉस, मीन्स कुछ पार्टनर्स ऐसे भी लाए जाते हैं कि जो केवल और केवल कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट के लिए उनका जो होता है कि उस पार्टनरशिप फर्म में साझेदार बनाए जाते हैं और वो लास्ट में कभी भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और इस साझेदारों के द्वारा क्या किया जाता है कि एग्रीमेंट कर लिया जाता है। और ऐसे भी केसेस आते हैं कि जो बहुत मतलब नेम फेम वाले पर्सन होते हैं उनको हम कर सकते हैं, और नहीं तो कर सकते हैं कि कोई ऐसा पार्टनर जो है कि जिनके लाने से हमें क्या कर सकते हैं कि हमारी बिजनेस का ग्रोथ हो सकता है वो। और इसी से रिलेटेड अभी आपको और एक चीज़ मिलेगा कि नॉमिनल पार्टनर, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नो पार्ट इन ऑपरेशन, ओनली फॉर हिज क्रेडिट बट रिस्पॉन्सिबल लाइक अदर पार्टनर्स। कहने का मतलब कि यहाँ ऐसे पार्टनर्स जो नाम मात्र के बोले जाते हैं कि वो कोई कैपिटल नहीं ला रहे हैं, न तो बिजनेस फर्म के ऑपरेशन में मीन्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करेंगे, लेकिन वो भी क्या है कि उनकी भी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है कि बाकी पार्टनर्स की तरह। अब ऐसे लोगों को हम कहें कि जो हमारे बहुत ही ज़्यादा गुडविल जिनकी अच्छी होती है उन लोगों को हम पार्टनर्स बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे फर्म का रेपुटेशन बढ़ता है, हमारे फर्म का नेम एंड फेम इंक्रीज करता है। तो ऐसे लोगों को, जैसे हम बोले कि अमिताभ बच्चन है, उनका क्या है कि एक अपना ब्रांड है, तो अगर हम उनको अपने पार्टनरशिप फर्म में बोलें कि नहीं आप वहाँ पे क्या करिए कि मेरे फर्म में पार्टनर बन जाइए, तो कुछ भी आप मत ले आइए, कुछ भी काम मत करिए, बस आप कह दीजिए कि हाँ मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, तो देखिए हमारे फर्म की एक अलग नाम पहचान बनेगी। ऐसे लोगों को नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है। फिर वर्किंग पार्टनर, नो कैपिटल प्रोवाइडेड हिज इफिशियंसी टू फर्म एंड टेक प्रॉफिट्स। यहाँ पे क्या है कि वर्किंग पार्टनर्स कोई कैपिटल नहीं लाता है, एक केवल क्या करता है कि जो उसके अंदर की कुछ क्वालिटी होती है, मैनेजरियल स्किल होती है, उस चीज़ के लिए वो पार्टनर बनाया जाता है। वो क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म में अपने कार्यों को करेगा और प्रॉफिट में भागीदारी करेगा, लाभ में भागीदारी करेगा। ठीक, सब पार्टनर्स मेड बाय पार्टनर्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। कई बार कुछ पार्टनर्स होते हैं कि मीन्स अपने अंदर दूसरे पार्टनर्स को मीन्स किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का भागीदार होता है और कुछ नहीं। ठीक, अब बात हम करें माइनर पार्टनर्स। इफ पार्टनर्स इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है, देन ही कैन शेयर ओनली इन प्रॉफिट ऑन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब देखिए माइनर की बात जो आती है बेटा कि मीन्स नॉर्मली हम बोलते हैं कि कोई माइनर जो मीन्स अवयस्क होता है वो पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे एक माइनर क्या कर सकता है कि वो पार्टनर बन सकता है, और वो पार्टनर जब बनेगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए मीन्स लाभ के लिए भागीदार होगा और बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं होगा। अब देखिए क्या है कि माइनर हैव राइट टू गेट प्रॉफिट, वॉच द बुक्स कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट लायबिलिटी लिमिटेड। कि कहने का मतलब क्या है कि माइनर जो है वो प्रॉफिट में क्या करेगा, भागीदारी करेगा, और उसको इस चीज़ का भी राइट्स रहता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो देख सके, लेकिन वो क्या करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसका जो लाइबिलिटीज होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर की बात अगर हम करें,
on maturity to inform the business up to only प्रॉपर्टी ऑफ फर्म एंड प्रॉफिट्स। अगर हम बात करते हैं कि जब तक वो माइनर क्या कर रहा है कि वयस्क नहीं हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी जो है को लिमिटेड ही रहेगी, ठीक है। और या कहें कि जो उस फर्म में प्रॉफिट वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो प्रॉफिट का शेयर ले रहा है, उस प्रॉफिट तक ही उसकी लायबिलिटी रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। और कल को जब वो वयस्क हो जाता है तो वयस्क होने के बाद क्या करे कि फर्म को इस चीज़ को इन्फॉर्म करे और अपना कंसेंट दे कि वो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू रहना चाहता है, तो फिर वो नॉर्मल पार्टनर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अदरवाइज जैसे ही वो एज ऑफ मेच्योरिटी अचीव करता है तो उस फर्म में पार्टनर्स नहीं माना जाएगा जब तक कि वो अपनी सहमति न दे दे, ठीक। फिर बात करें सेक्रेट पार्टनर मीन्स गुप्त पार्टनर्स बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव participate as active partners on knowledge to public responsible for unlimited liability। अब देखिए सेक्रेट पार्टनर्स क्या है कि ये एक तरीके से कहते हैं कि गुप्त पार्टनर कि जो हम कह सकते हैं कि कभी कभी एक्टिव भी रह सकता है, कभी इनएक्टिव भी रहता है। और बात आगे कर रहा है पार्टिसिपेट एज एक्टिव पार्टनर मीन्स एक कई बार क्या करता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मीन्स फर्म में कि एक सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, और कई बार क्या करता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं भी करता है। ऑन नॉलेज टू पब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ मीन्स लोगों की जानकारी में कई बार पार्टनर्स रहते हैं कि मीन्स अनएक्टिव सेक्रेट पार्टनर होते हुए भी कि और वो क्या है कि जो लाइबिलिटीज़ होती है उसकी अनलिमिटेड होती है। भले से वो सेक्रेट पार्टनर है लेकिन उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी बेटा, कि असीमित दायित्व रहने वाला होता है, ठीक है। हम अगला टॉपिक पे बात करते हैं होल्डिंग आउट पार्टनर्स और पार्टनर्स बाय स्टॉपेल। When any person behave like the partners of any firm expressly or impliedly and third party transact on their name, then he is responsible for loan or while actually he is not partner in firm। कि देखिए यहाँ पे जो बात हो रहा है होल्डिंग आउट पार्टनर्स और पार्टनर्स बाय स्टॉपेल मीन्स आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करिए कि जिससे आप ये जाहिर करने की कोशिश करें कि आप उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं। कि कहने का मतलब कि कुछ लोग कई बार होता है कि जैसे आप पार्टनर नहीं हैं लेकिन आप जाके क्या कर रहे हैं कि किसी से थर्ड पार्टी से बात जब कर रहे हैं बोल रहे हैं कि नहीं मैं उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, और उसके बेस पे सामने वाला क्या कर रहा है कि आपके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेता है, तो ऐसे पार्टनर्स को क्या बोला जाता है पार्टनर्स बाय स्टॉपेल या होल्डिंग आउट पार्टनर्स, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक पे पार्टनरशिप डीड की बात अगर हम करें। ठीक है, पार्टनरशिप डीड देखते हैं बेटा कि आपको हम बता चुके हैं कि अकाउंट्स वाले पोर्शन में पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि एक तरीके से बोले कि रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है कि जो क्या करता है कि साझेदारों के बीच में जो भी आप कह सकते हैं कि समझौते होते हैं उनको लिखा जाता है। मीन्स कहें हम द एग्रीमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन डायरेक्शन ऑफ बिजनेस राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स इज मेड देन इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। मीन्स जो भी हम कहें कि पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए हम एक तरीके से बोलें कि जो भी चीज़ें होती हैं कि उन पार्टनर्स के बीच में सहमति बनती है उन सारी चीज़ों का जो आप कह सकते हो कि लेखा जोखा किया जाता है वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। अब बात करें कि एक कर सकते हैं लिखित भी हो सकता है या ओरली भी, कि ज़रूरी नहीं कि आपका जो ये पार्टनरशिप डीड है मीन्स उनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है वो सब कुछ लिखित तौर से ही हो, कि इसको आप लिखित कर सकते हैं या ओरल भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि कई बार आपको हम बता चुके हैं लिखित ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब कि कल को अगर आप ओरली पार्टनर डीड बनाए हैं, ठीक है, मीन्स कह देते हैं कि चलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबके बराबर रहेंगे या कुछ भी रेशियो डिसाइड करते हैं, उसका रिटन प्रूफ कोई भी नहीं है, तो होगा क्या कि जब कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा पार्टनरशिप फर्म में तो वहाँ पे आप कुछ भी प्रूफ नहीं दे पाओगे कि हाँ ये चीज़ें थी। मीन्स यहाँ पे हाँ लिखित प्रमाण अगर आपसे मांगा जाए कि बताइए कि क्या प्रूफ है कि ऐसी बातें हुई थी, तो इसलिए जो पार्टनरशिप डीड होती है वो रिटन बना लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। देखिए कि बात कर रहा है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होते हैं, हम कहें कि पार्टनरशिप डीड के में कौन कौन से कंटेंट लिखे जाते हैं, तो नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म बात करें मीन्स कि आपका पार्टनरशिप फर्म का जो क्या नाम होने वाला है और उसका नेचर क्या है कि किस तरीके का बिजनेस करेगा और किस एरिया में करेगा, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स की जितने भी पार्टनर्स में हैं उनके एड्रेस के बारे में लिखा जाएगा, उनका नाम लिखा जाएगा। मीन्स हम कहें कि पार्टनर्स के बारे में डिटेल दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स आपका पार्टनरशिप जो हो रहा है साझेदारी वो कितने समय तक होगा, कि लिमिटेड समय कोई है या अनलिमिटेड टाइम के लिए है।
है। फिर हम बोलते हैं कि कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कि जो भी पूंजी कितना लगा रहे हैं पार्टनर्स, और उस कैपिटल पे क्या कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलने वाला है तो उसका रेट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके बीच में जो लाभ हानि का अनुपात है उसकी बात हो, कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, मीन्स किसी पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन मिलने वाला है या उनको कोई इंटरेस्ट जा रहा है या सैलरी किसी पार्टनर्स को दिया जाने वाला है, उसके बारे में पूरा डिटेल इसमें रहता है। एक तरीके से हम आपको इन शॉर्ट बोलें कि पार्टनरशिप डीड में कि आपको कि भविष्य में जो भी आपका डिस्प्यूट हो सकता है उन सारी चीज़ों का आप लिखित विवरण कर लो या ओरल वे में आप बात कर लो, वही आपका क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पे। हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि अब देखिए कि क्या हम आपसे बोलें कि पार्टनरशिप का मीन साझेदारी फर्म का वो कहें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोला गया है कि कंपलसरी, मीन्स ये आपके पास ऑप्शनल है। और पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन की बात जो होती है वो सेक्शन 69 में होता है। कि आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपका पार्टनरशिप एक्ट बना था ये 1 अक्टूबर 1932 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 69 था वो आपका उस टाइम में अप्लीकेबल नहीं हुआ, मीन्स 1932 में आपका सेक्शन 69 अप्लीकेबल नहीं होता है। ये 1933 में 1 अक्टूबर को अप्लीकेबल होता है, जो कि पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में बेसिकली बात करता है। ये क्या बोलता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन एनी फर्म इज इलीगल। कहने का मतलब है कि अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप चला रहे हैं वो इलीगल है, अवैधानिक है, ठीक है। लेकिन आगे ये भी बोल रहा है रजिस्ट्रेशन इज वॉलेंट्री नॉट कंपल्सरी, ठीक, कि आपको ये भी बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है ऐच्छिक है, एक आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला है, लेकिन साथ साथ बोला नेसेसरी, मीन्स ये आवश्यक है कि आप क्या करिए कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इनडायरेक्टली हम बोलें कि ये ज़्यादा अच्छा होता कि अगर ये कह देते कि ये कंपलसरी है, क्योंकि अब ये भी बोले कि कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है, ठीक है, लेकिन आवश्यक भी है, तो ये घुमा फिरा के आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए। और एक रजिस्टर्ड फर्म जो होती है वो ज़्यादा बेनिफिट अचीव करती है इन कंपेरिजन टू अनरजिस्टर्ड फर्म के। ठीक, अब बात करें प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन की। अगर आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, फाइलिंग द फॉर्म विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मीन्स आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा कि रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास, कि जो कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होता है, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म भरना होता है। और उसमें क्या होगा कि नेम ऑफ द फर्म, प्लेस ऑफ द फर्म एंड अदर प्लेसेज ऑफ द बिजनेस, कि फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर्स, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, सिग्नेचर ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी बेसिकली। फिर सिलेक्शन ऑफ नेम ऑफ द फर्म, आप कौन से नाम को चूज करोगे कि जिस नाम से आपका पार्टनरशिप फर्म बिजनेस चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इस नामों में कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो लोगों को भ्रमित करे, जैसे कि किसी राजा महाराजा का नाम नहीं होना चाहिए, किसी रानी का नाम नहीं, या रॉयल या क्राउन एम्पायर। हम आपको कहें कि इन शॉर्ट कि आप कभी भी ऐसे नाम का यूज नहीं कर सकते हैं जो लोगों के बीच में क्या करे कि एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दे, कि जिससे कि लोग उस पार्टनरशिप फर्म के बारे में कुछ अलग सोचने लगे, कि मीन्स उनको ये लगे कि नहीं अच्छा ये फर्म इस इंसान से बिलोंग कर रहा है। जैसे आप बोले बच्चन कंपनी, बच्चन कंपनी से कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमिताभ बच्चन को लोग समझ लगे, ठीक है, तो या आप मोदीज कंपनी बोल दें कि अब कोई मोदी जी को ना समझने लगे अरे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की कंपनी। तो ये सब चीज़ों को क्या होता है कि नाम सिलेक्शन करते टाइम ध्यान देना पड़ता है कि जिससे कि लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति न पैदा हो। ठीक, फिर बात करते हैं एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म। फिर क्या करता है कि वो जो रजिस्ट्रार होता है वो अपने रजिस्टर में उस फर्म का रजिस्ट्रेशन कर देता है। ठीक, इंफॉर्मेशन गिवन टू रजिस्ट्रार इन केस ऑफ, अब देखिए कि क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। व्हेन चेंज इन नेम एंड प्लेस ऑफ बिजनेस एंड पार्टनर्स, मीन्स आपको अगर कभी कभी क्या कर सकते हैं कि फर्म के नेम में चेंज कर दिया है, या जो आपका बिजनेस का प्लेस था उसको, या कोई पार्टनर चेंज हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार को टाइम टू टाइम देना पड़ता है। ओपन न्यू बिजनेस और क्लोजिंग ओल्ड फर्म, कि आप अगर कोई नया फर्म और ओपन करने मीन्स अपना नया ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, या कोई आपका ब्रांच था उसको आप बंद करने जा रहे हैं, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। एनी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म, या आप कह सकते हैं कि जो उसका संगठन है, आंतरिक ढांचा है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा।
ऑन एंट्री ऑफ माइनर इन ए फर्म एंड आफ्टर बिकमिंग नेचर ऑफ माइनर। कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई माइनर अवयस्क साझेदार बन रहा है और फिर जब वो एज ऑफ मेच्योरिटी अचीव कर रहा है और उसके बाद भी क्या कर सकता है कि वो पार्टनर्स बना रहना चाहता है, इसकी जानकारी भी आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। फिर इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्टर्ड फर्म, अगर हम बात करें कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म है उसकी क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उस पर देखिए any partner cannot sue against past and present partners of the firm। मीन्स एक कह सकते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो पार्टनर्स हैं वो किसी भी पार्टनर्स के एक दूसरे के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते इन केस ऑफ डिस्प्यूट, या जब भी कहीं उनके बीच में कोई मतभेद होता है तो ऐसे केस में वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं कर पाएंगे। फिर फर्म कैन नॉट सू अगेंस्ट एनी पार्टनर्स, और वो साझेदारी फर्म क्या है वो भी किसी पार्टनर्स के ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती है। फिर कैन नॉट सू बाई थर्ड पार्टी ऑफ द फर्म, और एक किसी थर्ड पार्टी को भी फर्म कर सकते हैं कि उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती है। और अगर कर भी सकती तो ये भी आपको हम बताए थे कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा के लिए ये आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है या कर सकते हैं कि किसी थर्ड पार्टीज के ऊपर आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। तब आप सोचिए कि आज के टाइम में 100 रुपीज़ का वैल्यू क्या है, नथिंग है। मीन्स आप 100 रुपये के लिए किसी के ऊपर केस फाइल करने जाएँ, उसके लिए आप एडवोकेट अपॉइंट करिए, फिर आप कर सकिए कहते हैं कि कोर्ट में जाइए, तो आपको उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्च करने पड़ जाएंगे। तो ये एक तरीके से इररिलेवेंट चीज़ है कि ये कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए इंडिकेट करता है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो तो ज़्यादा बेटर है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि अनरजिस्टर्ड फर्म को कोई थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकता है। मीन्स बाहरी व्यक्ति एक फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर कि केस लगा सकता है कि उसके ऊपर केस दाखिल कर सकता है। ठीक, तो ये आपको कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं एक तरीके से अनरजिस्टर्ड फर्म के। तो ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पार्टनरशिप के बारे में हम और चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।